हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। जो मेरी इस चैनल पे नया है मैं उसको बता दूं कि मैं सीरीज़ कर रही हूँ जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी तो एटलीस्ट मेरे साथ आप लाइन बाय लाइन पढ़ के जो इम्पोर्टेंट है वो तो कवर कर लो, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इसमें मैं विपिन सर के अनोटेड PDF यूज़ कर रही हूँ। तो जो ऑलरेडी जो हाईलाइटेड पार्ट है ना येलो से, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, देखो थोड़ी नॉइज़ होगी क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, बट हम डिले नहीं कर सकते लेक्चर रिकॉर्ड में, इसलिए सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस रखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? Obviously कि जो सारे organisms हैं, जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है ना, उसने भी अपनी लाइफ जो है सिंगल सेल से स्टार्ट की थी। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। आप सोचते हो कि एक छोटी सी सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स के, और वास्तव में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक है ये। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड। देखो क्या होता है ना, सारे सेल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एक सेल ये रिप्रोड्यूस करी, रिप्रोड्यूस को ये 2 सेल बनाएगी, ठीक है। हर बार एक सेल से 2 सेल बनती हैं। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड। ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स बनी है ना, ये खुद भी ग्रो कर सकती हैं और डिवाइड कर सकती हैं ताकि न्यू पॉपुलेशन बन सके, ठीक है। दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। वही है, देखो न्यू सेल पॉपुलेशन कैसे बनी। मान लो ये पेरेंट सेल था, इसने ग्रो करके डिवाइड किया, ये डॉटर सेल बनाई, अब ये जाके आगे ग्रो करके डिवाइड करेगी, ऐसे ऐसे जो है वो पॉपुलेशन बन जाएगी, है ना। In other words, such cycles of growth and divisions allow a single cell to form a structure consist of million of cells। Means इसी मेथड से यही सेल जो है वो ग्रोथ करके और डिवाइड कर करके ना मिलियंस, एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स तक बन जाती हैं। सेल साइकिल। Cell division is a very important process in all living organisms. During the division of a cell, DNA replication and cell growth also take place। देखो जब डिवीज़न होगा सेल का तो उस टाइम पे क्या क्या होगा, DNA replication और cell growth भी होगा। All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division। देखो 3 प्रोसेस हो रही हैं। जब भी सेल डिवीज़न हो रही है तो क्या क्या हो रहा है, देखो सेल डिवीज़न तो हो ही रहा है, साथ में DNA रेप्लिकेशन हो रहा है और सेल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस को एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में होना है ताकि करेक्ट डिवीज़न हो और जो न्यू डॉटर सेल्स बनेंगी या फिर जो प्रोजेनी सेल्स बनेंगी उनका जीनोम इंटैक्ट रहे, ओके। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesis the other constituents of the cell and eventually divides into 2 daughter cells is termed as cell cycle। देखो क्या बता रहा है, ये जो सीक्वेंस हो रहे हैं ना इवेंट्स के, जिसके थ्रू सेल अपना जीनोम डबल कर रही है और दूसरे भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी सेल डिवाइड करने में यूज़ होंगे वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बना रही है, ये बना के और वो इवेंचुअली क्या करेगी, वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाएगी। इसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो जो सेल ग्रोथ है ना वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, किस टर्म में, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में, क्योंकि कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है, फिर एक टाइम पे जाकर वो डिवाइड करेगा। DNA सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। देखो क्या हो रहा है ना, ये पूरी सेल साइकिल में सेल ग्रोथ तो हो ही रही है, बट जो DNA सिंथेसिस है ना वो सिर्फ एक ही स्टेज में बनेगा। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स that is DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division। देखो जो हमारा रेप्लिकेटेड DNA है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम बना है, उसके बाद ना बहुत सारे इवेंट्स होंगे सेल डिवीज़न के टाइम पे, अभी हम पढ़ेंगे। तो वो सारे इवेंट्स करके जो इवेंचुअली जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो डॉटर न्यूक्लियाई में चले जाएंगे, मींस पेरेंट्स से डॉटर में आ जाएंगे, डॉटर सेल्स में आ जाएंगे। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये जो सारे इवेंट्स हैं ना ये जेनेटिक कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ
life phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell cycle is illustrated in human cells in culture. हमने कहा क्या है, कल्चर में हम ह्यूमन सेल्स को देख रहे हैं और उसी पे हम जो सेल साइकिल है उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। देखो ये जो ह्यूमन सेल्स होती है ना वो 24 आवर्स में सिर्फ एक बार डिवाइड करती हैं। ये जो ड्यूरेशन है ना सेल साइकिल का, ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप, ठीक है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप ये वेरी करता है। जैसे ईस्ट जो है उसमें सेल साइकिल कितने टाइम की होती है, 90 मिनट्स की सेल साइकिल होती है। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी सिलेबस कवर करना है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। ये जो सेल साइकिल है ना ये 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड है। एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। देखो जो एम फेज होता है ना वही फेज है जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस हो रही है। तो इंटरफेज में क्या हो रहा है, इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। इंटरफेज फेज है 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का, ठीक है। 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का फेज है इंटरफेज। देखो इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। देखो 24 आवर में पूरा हम जो देखेंगे उसमें ना सिर्फ 1 ही घंटे में सेल डिवीज़न हो रहा। तो बचे हुए टाइम में क्या हो रहा है, वो इंटरफेस चलता है पूरे टाइम में। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ साइकिल। मीन्स जो भी टाइम है ना उससे 95% से ज़्यादा टाइम तक तो सिर्फ इंटरफेस ही चलता है। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीज़न। देखो जो एम फेज है न्यूक्लियर डिवीज़न के साथ स्टार्ट होगा। उसमें क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। जो डॉटर क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे। न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन के साथ स्टार्ट हो रहा है और साइटोप्लाज्म के डिवाइड करने के साथ साथ एंड हो रहा है। साइटोप्लाज्म को जो डिवीजन हो रहा है उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। देखो इंटरफेज में क्या हो रहा है, हम बोल रेस्टिंग फेज रहे हैं लेकिन इस पर ना बहुत सारा काम हो रहा है। जो सेल है ना वो खुद को प्रिपेयर कर रही है सेल डिवीज़न के लिए। देखो जो भी सेल डिवीज़न में एंजाइम्स या जो भी सब्सटेंसेस यूज़ होंगे वो इसी फेज़ में बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वही सेल प्रिपेयर कर रही है किसके लिए, वही जो सेल डिवाइड करेगा उसके लिए प्रिपेयर कर रही है। तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होगी, देखो डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए भी डिवाइड होगा तो डीएनए रेप्लिकेट तो करना पड़ेगा। तो डीएनए रेप्लिकेट भी यहाँ होगा और ऑर्गेनिल्स भी डबल करनी पड़ेंगी तो सेल ग्रोथ भी होगी, ठीक है। ये ऑर्डर मैनर में होता है, ऑर्डरली होता है, एक के बाद एक होता है। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। जो इंटरफेस है वो आगे जाके 3 फेजेस में और डिवाइड हुआ। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। G1 फेज को हम गैप 1 बोल रहे हैं, एस फेज इज सिंथेसिस फेज, G2 फेज इज गैप 2। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। देखो इसका मतलब क्या है, हम पेन चेंज करके देखेंगे। चलो ग्रीन ले लेते हैं। देखो ये जो है ना ये पूरा एम फेज है, ठीक है। और ये जो बचा हुआ पूरा टाइम है ना ये पूरा इंटरफेज है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, देखो फिर से देखो, जी फेज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मीन्स तो जो G1 फेज होता है ना, ये देखो ये है एम फेज यहाँ पे। अब हम पेन चेंज करेंगे फिर से, ये एम फेज है और ये एस फेज है। मीन्स ये एम फेज और एस फेज के बीच का टाइम है, ठीक है। एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का टाइम है। अब आगे देखो, ड्यूरिंग G1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA। देखो इस फेज में क्या हो रहा है, G1 फेज में क्या होता है, जो सेल है ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, ठीक है। लेकिन इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। वो कहाँ होगा, वो अगले वाले फेज में होगा। एस फेज और सिंथेसिस फेज marks the period during which DNA synthesis और replication takes place। देखो एस फेज या सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस मीन्स डीएनए बनेगा भी
और रेप्लिकेट भी होगा। सुन रहे हो? डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन, ये दोनों चीज़ें होंगी। इस टाइम पे क्या होगा? ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इस टाइम पे क्या होगा? जो अमाउंट है ना डीएनए का पर सेल डबल हो जाएगा। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए डिनोटेड एज 2C देन इट इंक्रीजेज टू 4C। देखो डबल हो रहा है तो 2 का डबल 4 होता है, तो 2C से 4C हो गया है। However, there is no increase in the chromosome number. क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं इस फेज में। आई बात समझ में? देखो, if the cell had diploid or 2n number of chromosomes at G1, even after S phase, the number of chromosomes remain the same, that is 2n। देखो क्या हो रहा है ना, S फेज में सिर्फ डीएनए बन रहा है और रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ते। अगर 2n मीन्स अगर डिप्लॉयड है ना G1 में कोई सेल, तो S फेज के बाद भी वो 2n ही रहेगी। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द S फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। देखो एनिमल सेल्स में क्या होता है, एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होगा, ठीक है, बट सेंट्रियोल हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में भी। तो ये जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन का हो रहा है मीन्स डबल कहाँ हो रहा है, वो साइटोप्लाज्म में डबल होता है। During the G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues। देखो G2 फेज में क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स जरूरी हो गए ना माइटोसिस के लिए, वो प्रोटीन्स बनते हैं G2 फेज में, ठीक है। और सेल ग्रोथ तो हो ही रही है, G1 में भी हो रही थी, S में भी हो रही थी और G2 में भी हो रही थी। देखो अब हम इसको फिगर को देखो अच्छे से, इसमें क्या लिखा है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये इंटरफेज था। और M फेज के अंदर देखो कितने फेज आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पी मैट हमको कैसे याद रखना है, हमको पी मैट से याद रखना है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये कैरियोकाइनेसिस हुई है, फिर उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, अभी ये एक सेल थी, ये एक सेल लेके चले थे हम, ठीक है। फिर ये माइटोसिस के बाद ये जो है एक सेल से 2 सेल्स हो गई, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं हम। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. एग्जाम्पल हार्ट सेल्स। देखो कुछ सेल्स जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं ना, उनमें कुछ सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं। जैसे कौन सी सेल्स होती हैं, वो हार्ट सेल्स अडल्ट में डिवाइड नहीं करती हैं। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। और बहुत सारी सेल्स जो है ना, वो सिर्फ ओकेजनली डिवाइड करेंगी, जैसे कभी इंजरी हो जाए या सेल डेथ हो जाए, सिर्फ तभी डिवाइड करेंगी। तो एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स डेट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ, वही है, ये ओकेजनली डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरी सेल्स को रिप्लेस करना है। जब कोई सेल में इंजरी हो जाए या फिर सेल डेथ हो जाए तो तभी डिवाइड करेंगी वो। These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent state, G0 of the cell cycle। देखो क्या है, जिस सेल को आगे जाके डिवाइड नहीं करना है ना, तो वो G1 फेज को एग्जिट करके इनएक्टिव स्टेज में आ जाती है, जिसको हम क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ये देखो ये G1 था, जिसको डिवाइड नहीं करनी ना, वो सेल्स एक यहाँ आ जाएंगी जो कि इनएक्टिव फेज है, इसको हम G0 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? G0 फेज बोल रहे हैं या फिर क्यूसेंट स्टेज भी बोल रहे हैं, ठीक है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल, बट प्रोलिफरेट नहीं कर रही है, मीन्स डिवाइड नहीं कर रही है। कब तक नहीं कर रही है? जब तक उसको ऐसा बोला ना जाए, मीन्स जब तक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत ना हो डिवाइड करने की उस सेल को, तब तक ये डिवाइड नहीं करेगी। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। देखो एनिमल्स में जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में ही देखने को मिलता है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। देखो एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, तो इसमें क्या होगा, वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेल हनी बीज। देखो जो हैप्लॉइड सेल्स है ना, वो भी माइटोसिस कर रही है। इसका एग्जांपल क्या, जो मेल हनी बीज है उनमें ऐसा होता है।
अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिविजन्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। लेकिन प्लांट सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस कर सकते हैं और डिप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम चैप्टर 3 में और अच्छे से पढ़ेंगे हम। अब ठीक है, चलो चैप्टर 3 से आप पता लगा के बताना कि कौन कौन से प्लांट हैं या कहाँ पे माइटोसिस हो रही है, हैप्लॉइड सेल में किस स्टेज पे हो रही है, कौन सी स्पीसी में हो रही है, हमको आइडेंटिफाई करना, तो हम बाद में देखेंगे। नाउ एम फेज, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। देखो क्या है ना, जो एम फेज है वो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। क्या हो रहा है यहाँ पे ना, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। सेल में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना सेल के, उन सबका मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होगा इस फेज में। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। देखो इस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम के नंबर है ना, पेरेंट्स में भी सेम होंगे और प्रोजेनी में भी सेम होंगे, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। जो माइटोसिस होती है वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है। दो फॉर कन्वेनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस। देखो ताकि पढ़ना आसान हो जाए ना, इसलिए हमने 4 स्टेजेस में बांट दिया है। देखो जो कैरियोकाइनेसिस थी ना, उसकी हमने 4 स्टेजेस बना दी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। देखो क्या है ना, सेल डिवीज़न जो है ना वो कंटिन्यूसली चली आ रही है, तो हम उनको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि इस स्टेज में ये हो रहा है, इस स्टेज में ये हो रहा है, इस स्टेज में ये हो रहा है। हमने ना, ताकि हम आसानी से पढ़ सकें, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको डिवाइड कर दिया है 4 स्टेजेस में, जिसको हम कैसे याद रखते हैं, हम याद रखते हैं पी मैट से। ठीक है, P is prophase, M is metaphase, A is anaphase and T is telophase। अब हम देखेंगे प्रोफेज को। ठीक है, तो प्रोफेज इज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज। इसका मतलब क्या है कि प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। किसके बाद, देखो G1 फेज होता था, फिर S फेज होता था, G2 फेज होता था और फिर यहाँ पे प्रोफेज होगा। तो मीन्स क्या होगा, ये S और G2 को फॉलो कर रहा है, S और G2 के बाद में आ रहा है। इन द S and G2 phases द न्यू DNA molecules formed आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरट्वाइंड। देखो S फेज और G2 फेज में जो न्यू DNA मॉलिक्यूल्स बने थे वो अभी डिस्टिंक्ट नहीं है, अभी साफ साफ नहीं दिख रहे हैं, अभी उलझे हुए हैं, जिनको हम बोल रहे हैं इंटरट्वाइंड। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। देखो प्रोफेज को हमको कैसा पता लगेगा कि हाँ प्रोफेज आ गया है, जो क्रोमोसोम मटेरियल है ना वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, इनिशिएट हो जाएंगे। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। देखो जब क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो रहा है ना, इस ही पॉइंट पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटेंगल्ड होगा। अनटेंगल्ड मीन्स सुलझेगा, पहले उलझा हुआ था अब सुलझेगा। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिन्स टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। हमने अभी देखा था कि एस फेज में डीएनए भी डबल हुआ था और सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट किया था साइटोप्लाज्म में। अभी जो सेंट्रोसोम है ना, ये क्या करेगा, जैसे मान लो ये सेल है तो ये यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स पे जाने लगेंगे। देखो मैं बताती हूँ, एक मिनट, ऑपोजिट पोल्स पे जाने लगेंगे। ठीक है, 2 थे, ये दोनों एक एक करके अपोजिट पोल्स पे जाएंगे। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। देखो प्रोफेज कैसे कंप्लीट होगा, कैसे पूरा होगा, उसको हम आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़ना। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोमल मटेरियल था ना वो कंडेंस होकर उसने कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना लिया है। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर। हमको क्रोमोसोम्स कैसे दिख रहे हैं, देखो ऐसे दिख रहे हैं हमको क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमैटिड्स हैं जो कि आपस में सेंट्रोमेयर के हेल्प से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमको ऐसे दिख रहे हैं अभी क्रोमोसोम्स।
Now, centrosome, which had undergone duplication during interphase, begins to move towards opposite poles of the cell. देखो centrosome जो डबल हुए थे S phase में, वो जो है opposite pole की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। Each centrosome radiates out microtubules called esters. जो हर जो centrosome है ना, वो microtubules निकालता है, जिनको हम esters बोल रहे हैं। The two esters together with spindle fibers फॉर्म्स माइटोटिक एपरेटस। देखो ये जो दो एस्टर्स होंगे ना, वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ मिलके माइटोटिक एपरेटस बनाएंगे। देखो ये समझना पड़ेगा, तो ये समझा के बताती हूँ मैं। यहाँ डायग्राम नहीं दिया गया, ठीक है, दिया हुआ है। देखो ये जो है ना, ये एस्टर्स हैं, ये जो ब्लैक लाइन है ये एस्टर्स हैं, और ये हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या है ये? स्पिंडल फाइबर्स। अब आया समझ में? फिर से हम लाइन रीड करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो हर एक जो सेंट्रोजोम है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट कर रहा है, ये है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहा है, इनको हम एस्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है। हम फिर से देखेंगे इसके बाद क्या है। द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्स माइटोटिक अपैरेटस। ये जो दोनों एस्टर्स हैं ना, ये जो एस्टर्स हैं दोनों तरफ के, स्पिंडल फाइबर्स के साथ मिलके ये क्या बना रहे हैं, स्पिंडल अपैरेटस बना रहे हैं, ठीक है, या फिर माइटोटिक अपैरेटस बना रहे हैं। आई बात समझ में? अब हम आगे चलते हैं। Cells at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। देखो जब प्रोफेज जब खत्म होने वाला रहेगा ना, एकदम एंड टाइम पे, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, हमको गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलेगा। ये देखो ये अर्ली प्रोफेज है, इसमें क्या है, ये ना कंडेंसेशन होना चालू हुए हैं, ठीक है। अब हम लेट प्रोफेज देखेंगे, ये कंडेंस्ड हो चुके हैं, हमको 2 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं। देखो सबके पास ये 2 क्रोमैटिड हैं, हमको ये 2 क्रोमैटिड में बन गए हैं, और कोई भी ऑर्गेनेल नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही ना। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी तो ये देखो यहाँ अच्छी थी, यहाँ अच्छी है ना, यहाँ ये टूट रही है, अभी पूरी नहीं टूटी बट हाँ टूट रही है। अब हम देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। अच्छा मैंने सेल मेम्ब्रेन बोल दिया क्या? नहीं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियस की बातें हो रही हैं, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखो प्रोफेज में टूटना चालू हुई थी, और मेटाफेज में क्या होता है ना, ये पूरी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है, पूरी टूट जाती है। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखो जो बाउंड्री थी वही खत्म हो गई, तो जो उसके अंदर जो चीज़ है, जैसे जो क्रोमैटिड्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो तो पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएंगे ना। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। इस स्टेज तक जो कंडेंसेशन है ना क्रोमोसोम्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो प्रोफेज में कंप्लीट नहीं हुआ था कंडेंसेशन, मेटाफेज में कंप्लीट हो जाएगा, और हम उनको आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स मोस्ट इजीली स्टडीड। देखो एम से मेटाफेज, एम से मॉर्फोलॉजी, तो ये हम आसानी से माइक्रोस्कोप में देख पा रहे हैं ना, तो इसी स्टेज में हम आसानी से मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर। देखो वही है, इस स्टेज पे जो मेटाफेज क्रोमोसोम है ना, वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से मिलके बने हुए हैं। देखो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से मिलके बने हुए हैं और सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। देखो जो सेंट्रोमियर्स होते हैं ना, वहाँ से डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जो कि इनको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर बोल रहे हैं इनको। नाउ दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है, देखो ये जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं ना, ये जो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, ये आके क्रोमोसोम से जुड़ेंगे कैसे, ये इन्हीं काइनेटोकोर की हेल्प से जुड़ेंगे, ठीक है। देखो अब हम आगे चलते हैं। ओके, these structures serves as the site of attachment of spindle fibers formed by the spindle fibers
टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। देखो ये जो कैनेटोकोर है ना, ये बनाया किसने है? ये स्पिंडल फाइबर्स ने ही बनाया है। ठीक है, इनका काम क्या है? जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना, इनको सेंटर पे लाना। ठीक है, सेल के सेंटर पे लेके आना है हमको। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। मतलब हमको मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सारे क्रोमोसोम्स को हमको सेंटर पे लाई कराना है, मीन्स इक्वेटर पे लेके आना है, विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड टू इट्स कैनेटोकोर to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole। देखो ये इतना बड़ा पैरा था, मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। हमको इस स्टेज में क्या हो रहा है, हमको जो क्रोमोसोम्स है ना, उनको हमको सेंटर पे मीन्स इक्वेटर पे लाना है। इसमें क्या होगा, जो एक सिस्टर क्रोमैटिड है वो अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर के थ्रू जुड़ी होगी। ठीक है, और ये जो दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड है ये भी अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ी हुई होगी। आई बात समझ में? अब रीड करो इसको फिर से, यहाँ से करते हैं। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। सारे इक्वेटर पे आ गए हैं, विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर से जुड़ा है एक पोल से, और सिस्टर क्रोमैटिड भी अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर से जुड़ी हुई है अपोजिट पोल पे। अब भी इसकी जस्ट मैंने पहले समझाया, वो ज़्यादा ईजी है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रिफर टू एज द मेटाफेजिक प्लेन। तो जिस प्लेन पे ये अलाइन हुए हैं ना क्रोमोसोम्स, उसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम की फीचर्स देखेंगे मेटाफेज के। मेटाफेज के की फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से जाके अटैच होंगे, और जो क्रोमोसोम्स है ना, अब वो स्पिंडल इक्वेटर की तरफ गए हैं। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलॉन्ग मेटाफेज प्लेट दो स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। देखो वही बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर, स्पिंडल के इक्वेटर पर चले गए हैं और मेटाफेज प्लेट के अलॉन्ग अलाइन हो गए हैं। किसकी हेल्प से? स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से, फ्रॉम बोथ पोल्स। ठीक है, दोनों पोल्स के स्पिंडल इक्वेटर पे हैं क्रोमोसोम। स्पिंडल इक्वेटर में जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, उनका मिडल में दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये देखो, ये जो स्टेज थी, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मीन्स अभी मेटाफेज अभी बीच में आ रहे हैं। देखो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से जुड़ गए हैं। ठीक है, तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये इनको खींच के इक्वेटर की तरफ ला रहे हैं। और इस स्टेज में एनाफेज, एनाफेज में क्या होगा? Okay. At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei। देखो क्या हो रहा है ना, मेटाफेज पे सारे आके इक्वेटर पे जमा हो गए। इस फेज पे इस क्या होगा, यहाँ पे इस प्लेस पे ये बीच में से आपस में अलग हो जाएंगे। ये एक साथ यहाँ से अलग हो जाएंगे, और जो दो डॉटर क्रोमैटिड्स थे अब हम उनको डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई जो होगी ना, उसके क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको क्रोमोसोम्स बोलने लगे हैं। बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स एज द टू अपोजिट पोल्स। ये अलग होके अपने अपने जो रिस्पेक्टिव पोल्स होंगे ना, मीन्स अपोजिट पोल्स की तरफ ये चले जाएंगे। जैसे ये जो था, ऊपर वाला ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे वाला नीचे की तरफ आएगा। देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिगर में देख के समझेंगे हम। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल। देखो जैसे जैसे जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जा रहा है पोल की तरफ, तो जो सेंट्रोमियर है उसका डायरेक्शन पोल की तरफ होगा। ठीक है, एंड हेंस एट द लीडिंग एज। देखो देखो, एंड हेंस एट द लीडिंग एज मीन्स, देखो जहाँ हम जिस तरफ जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी को तो हम लीडिंग फेज बोलेंगे ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेंट्रोसोम है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, और जो आर्म्स हैं वो नीचे की तरफ है, तो हम भाई सेंट्रोसोम को लीडिंग फेज बोलेंगे कि जहाँ से ऊपर जा रहे हैं। Thus,
एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। देखो इस स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते थे, हमने देखा था कि सेंट्रोमियर थे वो स्प्लिट हुए और जो डॉटर क्रोमोसोम थे वो कहाँ अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे थे, ठीक है। मीन्स जो क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट हो गए थे। तो इसमें क्या हुआ की इवेंट्स, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट और क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल, ठीक है। देखो ये हमको दिख रहा है, यहाँ से देखते ये एनाफेज है, ये देख रहे हैं क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पे आ गए हैं, ठीक है। अब नाउ टीलोफेज, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस दैट इज telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality। देखो जब प्रोफेज चालू हुआ था तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कैसे हुए थे, ये कंडेंस्ड होना चालू हुए थे, ठीक है। तो अब जब ये स्टेज ख़त्म होगी ये वापस से डिकंडेंस हो जाएंगे। तो देखो जैसे ही स्टेज टीलोफेज स्टेज चालू होगी, टीलोफेज कौन सी स्टेज है, फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस क्या हो रहा है, न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो सारे क्रोमोसोम्स जो कंडेंस हो गए थे अब वो डिकंडेंस हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में और अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। ये वही बोल रहा है कि जो अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम हमको नहीं दिखेगा, सारे जो क्रोमैटिन मटेरियल मतलब हर एक जो सेट था ना क्रोमैटिन मटेरियल का वो दो पोल्स में इकट्ठा हो गया है, वो पूरा डिकंडेंस हो गया है, हम उसको नहीं पता लगा पाएंगे कि ये क्रोमोसोम है। नाउ इसके हम की इवेंट्स देखेंगे डायरेक्ट कि इस स्टेज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। वही बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम्स है ना वो अपोजिट पोल्स पे, अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे इकट्ठे हो जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देंगे एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। मीन्स वो पूरे इकट्ठे हो गए हैं, है ना, अपन को नहीं समझ में आ रहा कौन सा क्रोमोसोम कहाँ पे है। देन न्यूक्लियर एनवेलप develops around the chromosome clusters at each pole forming two daughter nuclei। अब क्या हो रहा है, ये जो देखो ये अंदर है ना ये क्रोमोसोम से जो कि डिकंडेंस हो गए हैं, अब इसके अराउंड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई दोनों पोल्स पे जो डॉटर न्यूक्लियाई है। अब देखो अंदर क्रोमोसोम है और बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर हो गई तो पूरा न्यूक्लियस बन गया ना, तो ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई हैं यहीं पे। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म। हम रीफॉर्म क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जब प्रोफेज ख़त्म हो रहा था तो ये सारी ऑर्गेनेल्स जो थी ना वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, लेकिन जब टीलोफेज ख़त्म हो रहा है, ये पूरा फेज ख़त्म हो रहा है, ये वापस से बन जाती है। देखो यहाँ पे टीलोफेज दिख रहा है हमको, ये तो रिस्पेक्टिव पोल्स पे आकर डिकंडेंस हो गए हैं और ये जो है जो येलो कलर में दिख रही है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei karyokinesis but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis at the end of which cell division gets completed। देखो कि ये बड़ा पैरा है, हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। साइटोकाइनेसिस मीन्स क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक। चलो तो ये जो माइटोसिस है ना उसमें सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, मीन्स सिर्फ डॉटर न्यूक्लियाई, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हुआ है, सेल्फ खुद भी डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाएगी। वो खुद कैसे डिवाइड करेगी, वो अपना जो साइटोप्लाज्म होगा ना साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके दो सेल्स के फॉर्म में बन जाएगी। इसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। जब साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगी तभी सेल डिवीज़न कंप्लीट होगा। मीन्स पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, दैट इज सेल साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, तभी हमारा सेल डिवीज़न कंप्लीट होगा। अभी हम फिगर से भी समझेंगे। नाउ इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो एनिमल सेल में ये कैसे हो रहा है, साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड कर रहा है, एक फरो बन जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फरो किसको बोलते हैं,
एक मीन्स अंदर की तरफ कोई चीज़ बढ़ रही है, जैसे गड्ढा सा बढ़ रहा है अंदर की तरफ। देखो ये जो फरो है मैं बताती हूँ, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है। अब इस सेल में ना ये थोड़ा धीरे से ये फरो बन गया है, ये दिख रहा है बीच में, ये फरो बन गया है। अब ये जो फरो है ना वो अंदर की तरफ डीप होता जाएगा और अल्टीमेटली ना ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। देखो ऐसा है, ये ऐसे ग्रो कर रहा है, ये अंदर की तरफ ग्रो हो गया है, ये ग्रो हुआ और ये मिल गए, यहाँ पे मिले तो उसके बाद देखो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ये 2 सेल बन गई। ऐसे सेल डिवीज़न हो, साइटोप्लाज्म डिवीज़न हो रहा है किसमें, एनिमल सेल में। देखो द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। वही बोल रहा है कि जो फरो है धीरे धीरे गहरा होगा अंदर की तरफ और जाके सेंटर पे मिल जाएगा, जिससे जो साइटोप्लाज्म है वो 2 भागों में मीन्स सेल को 2 भागों में बांट देगा। Plant cells, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall। देखो प्लांट सेल के पास तो बट सेल वॉल होती है ना, जो कि इनएक्सटेंसिबल होती है, सेल वॉल होती है उनकी आउटर लेयर, तो वो ऐसे भाई इलास्टिक तो है नहीं मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरह कि वो अंदर जाके फरो बन जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इनमें दूसरी मैकेनिज्म होगी। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। हमने देखा डिफरेंट मैकेनिज्म होगी, कौन सी मैकेनिज्म होगी, इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। देखो प्लांट सेल्स में जो वॉल फॉर्मेशन है ना वो सेंटर में चालू होगी। अभी हमने देखा एनिमल सेल में बाहर से सेंटर की तरफ आई थी, आउटवर्ड से सेंटर की तरफ आई थी, लेकिन प्लांट सेल में जो है ना वो सेंटर से बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोस आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। देखो मान लो ये सेल है, ठीक है, अब ये यहाँ से वॉल बनना चालू हो रही है जो कि धीरे धीरे आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगी और ये जो लेटरल वॉल्स है उनके साथ जाके मिल जाएगी और ये यहाँ पे ऐसे 2 सेल के फॉर्म में डिवाइड हो गई, ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। देखो ये जो न्यू सेल वॉल बन रही है वो आखिर बन कैसे रही है, उसके लिए सबसे पहले हमको ना प्रिकर्सर चाहिए होता है। सिंपल जो प्रिकर्सर होता है उसका फॉर्मेशन होता है, उस प्रिकर्सर को हम सेल प्लेट बोल रहे हैं। मीन्स सबसे पहले क्या बनी, सेल प्लेट बनी। That represents the middle lamella between the walls of 2 adjacent cells। देखो जो 2 adjacent cells हैं उनके बीच की जो जगह है ना, मीन्स जो मिडल लैमेला है, ये मिडल लैमेला को ही रिप्रेजेंट कर रही है सेल प्लेट, जो सेल प्लेट बनी है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन organelles like mitochondria and plastid gets distributed between the 2 daughter cells। देखो जब साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा ना तो ये जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि दोनों डॉटर सेल्स को मिल सके। ऐसा नहीं होगा कि एक डॉटर सेल के पास ही सारे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, नहीं, इक्वली डिवीज़न होगा, ठीक है। देखो ये वाली ऊपर वाली लाइन का मीनिंग हम थोड़े अच्छे से और समझते हैं कि सेल वॉल जब बनती है तो सबसे पहले क्या बनती है, सबसे पहले सेल प्लेट बनती है, ठीक है। तो ये सेल प्लेट है क्या, देखो ये जो 2 सेल्स बन गई, ये 2 सेल्स को जो जोड़े रख रही है ना, बीच में कौन जोड़े रखती है, हमने कल देखा था उस दिन, हम पेन चेंज करके देखेंगे, इसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। ये 2 सेल्स को कनेक्ट करके रख रही है, तो जो सेल प्लेट है ना वो इसी मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। इन सम ऑर्गेनिजम्स karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises leading to a formation of syncytium। देखो अभी हमने देखा पहले karyokinesis होगी फिर cytokinesis होगी और सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना, कैरियोकाइनेसिस तो हो गई बट उसके पास साइटोकाइनेसिस नहीं होती, मीन्स न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया बट सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं उस सेल के अंदर, तो इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएं सेल में तो हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंसीशियम। सिंसीशियम मीन्स ही मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मीन्स सिंसीशियम बन गया। ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। जो कोकोनट में लिक्विड एंडोस्पर्म होता है ना जो हम खाते हैं, वो
यही है, वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, वो सिंसीशियम है, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, हमने ये फिगर समझ लिया क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। इंटरफेस देखो, इसमें क्या है इंटरफेस में? दो डॉट, तो टीलोफेज के बाद में फिर इंटरफेज आ जाता है। तो देखो, दो सेल, एक सेल जो थी 2 सेल में डिवाइड हो गई, ये 2 सेल बन चुकी है, ठीक है। ये देखो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, अंदर का जो क्रोमैटिन मटेरियल वो भी डिकंडेंस हो गया है, ठीक है, और 2 ये प्रॉपर सेल बन गई है, ये इंटरफेज है। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। देखो, जो माइटोसिस है उसको हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना, वो पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में भी सेम होता है, और यूजुअली ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, क्या क्या? देखो, हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स, सोशल इंसेक्ट्स कौन सा? मेल हनी बी, इनमें हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो जाती है। हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज कर लें हम, ओके। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो, हम ये जो सिग्निफिकेंस है ना माइटोसिस का, हमको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो, आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट्स? कुछ एग्जाम्पल्स याद है क्या जहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा हो? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। देखो, माइटोसिस में क्या होता है, ये था पेरेंट सेल, इसने डिवाइड करके ये 2 सेल बनाया, तो ये जो 2 सेल्स बनी है ना, इनका जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है ना, वो आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो पेरेंट्स का है वही डॉटर का होगा। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो ग्रोथ है वो माइटोसिस के कारण होती है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। देखो, सेल जो ग्रो कर रही है ना, एक रेशियो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। जब सेल ग्रो कर रही है मीन्स सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, न्यूक्लियस तो उतना ही है, तो ये जो रेशियो होता है ना, ये बिगड़ जाता है। तो इसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल वापस डिवाइड करती है। देखो, इट इज़ देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। वही देखो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ेगा, क्यों? क्योंकि सेल ग्रोथ कर रही है, तो सेल डिवाइड इसीलिए ही करेगी ताकि ये जो रेशियो है ना, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये वापस से पहले जैसा हो सके। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। देखो, एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन है सेल रिपेयर। जैसे कभी हमको इंजरी हो जाए ना, या फिर कोई सी सेल की डेथ हो जाए, तो वापस नई सेल वहाँ कैसे बनती है? वहाँ पे माइटोसिस से ही तो बनती है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हुआ। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। देखो, जो भी हमारी अपर लेयर होती है एपिडर्मिस की, जो भी गट की लाइनिंग होती है, और जो हमारी ब्लड सेल्स है ना, वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रही हैं, बन रही है टूट रही हैं, बन रही हैं टूट रही हैं, ऐसा कॉन्स्टेंटली ये चल रहा है। माइटोटिक डिवीजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं? एपिकल कैम्बियम और लेटरल कैम्बियम। रिजल्ट्स इन अ कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। देखो, प्लांट्स के पास कभी सोचा है ऐसा क्या होता है जिसका उनकी पूरी जो उनकी लाइफ टाइम है उनकी ग्रोथ होती रहती है? क्यों होती रहती है? क्योंकि उनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, इसलिए कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है ना, वो लाइफ टाइम चलती रहती है। ये था माइटोसिस। अब हम मियोसिस पढ़ेंगे। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes। देखो, इसमें जो डॉटर सेल बन रही है या जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है 2 गैमीट्स का, ठीक है, 2 गैमीट्स का फ्यूजन होगा, ईच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये जो गैमीट हैं वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। हैप्लॉइड होंगे मीन्स N होंगे, क्योंकि जब इनका फ्यूजन होगा तभी तो वो डिप्लॉइड बनेंगे।
ये हमको आई प्रोसेस समझ में। गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स, वही ये जो गैमीट्स है ना ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से बने हुए हैं। मीन्स कोई सेल डिप्लॉइड थी, इसमें मियोसिस हुई और हैप्लॉइड, एक मिनट स्पेलिंग सही करें, मियोसिस और फिर हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में और अच्छे से आगे देखेंगे। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। देखो इस डिवीजन में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जा रहे हैं ना। देखो 2n से n बन रहे हैं ना, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। तो ये इसीलिए जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगी, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, इसलिए हम इसको मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। देखो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज प्रोड्यूस हो। ये हैप्लॉइड फेज कैसे प्रोड्यूस होगा, इसका रिस्पॉन्सिबल मियोसिस होती है। मियोसिस इंश्योर करती है कि हैप्लॉइड फेज हो। वेयर एज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज, लेकिन जबकि जो फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होके वापस से डिप्लॉइड फेज आ जाता है। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज को रीस्टोर कर देता है। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो जब गैमिटोजेनेसिस होती है, मीन्स जब गैमीट्स बनते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, तब मियोसिस होती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। मियोसिस से हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। देखो हम मियोसिस की फीचर्स देखेंगे। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ, चलो अब हम जो की फीचर्स होते हैं ना मियोसिस के वो देखेंगे। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। देखो मियोसिस में क्या होगा, 2 साइकिल्स चलेंगी, न्यूक्लियर डिवीजन की और सेल डिवीजन की। तो हम इसको बोलेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसकी सिर्फ सिंगल साइकिल होगी। देखो न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन की 2 साइकिल होंगी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, और जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसकी सिर्फ सिंगल साइकिल होगी, मतलब वो एक ही बार में रेप्लिकेट हो जाएगा। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस। Second point is meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated। देखो meiosis 1 तभी स्टार्ट होगी जब जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स है ना उनका रेप्लिकेशन हो चुका है। ठीक है, पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज। हमने देखा था एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। ठीक है, हमने पढ़ा था। बट क्रोमोसोम्स का भी रेप्लिकेशन हो रहा है। मीन्स देखो डीएनए के अंदर ही तो क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम्स का भी रेप्लिकेशन होगा एस फेज में। तो ये जब रेप्लिकेशन हो गया ना उसी के बाद मियोसिस 1 स्टार्ट होगी। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। देखो मियोसिस में क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। अब देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ये किसको बोल रहे हैं, देखो हम पेन चेंज करके बस देखेंगे। ये जो है ये 2 क्रोमोसोम्स बनाए हैं मैंने। ठीक है, अब हम सेंट्रोमेयर भी बना देते हैं। ओके, तो ये जो आपस में एक क्रोमैटिड ये है, एक ही क्रोमैटिड है, तो इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। जो साथ साथ में है ना ये सिस्टर क्रोमैटिड होंगी, और अगर हम दोनों की एक एक क्रोमैटिड ले लें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगी। आई बात समझ में? अब हम आगे देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 खत्म होती है ना तो 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलती हैं। मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। देखो मियोटिक इवेंट्स जो हैं यहाँ पे फेजेस दिए हैं, इसमें भी फेज वही होगा, पीमेट से हमको याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा सब पहले जैसा। ठीक है, तो मियोसिस 1 देखेंगे तो सब में 1 ऐड कर देना है, मियोसिस 2 देखेंगे तो सब में 2 ऐड कर देना है हमको, सिर्फ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
अब हम म्यूसिस 1 पढ़ेंगे। तो म्यूसिस 1 में भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज 1। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। देखो, जो माइटोसिस का प्रोफेज था ना, उसके कंपैरिजन में जो म्यूसिस 1 का प्रोफेज है वो लॉन्गर है, लॉन्गर भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, तो लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 5 phases बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्या बोल रहा है कि क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे हमने प्रोफेज 1 को भी 5 phases में डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैंने कैसे याद किया था इसको, इसकी एक ट्रिक है। कैसे है, ला ज़रा पानी दे दे, ये शायद विपिन सर की ट्रिक है, अभी मुझे याद नहीं। ठीक है, तो ला से जो एल है वो है लैप्टोटीन, ज़रा में जो जेड है वो है जाइगोटीन, पी से पैकाइटीन, डी से डिप्लोटीन और डी से डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ला ज़रा पानी दे दे, इससे हमको याद करना है। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक, अब हम देखेंगे कि लैप्टोटीन में क्या हो रहा है। ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। देखो, लैप्टोटीन स्टेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है ना वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमको दिखने लगेंगे। ठीक है, हम लाइटोस्कोप माइक्रोस्कोप लेंगे और हम उसको में देखेंगे तो हमको क्रोमोसोम्स दिखेंगे। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लैप्टोटीन। देखो, जो क्रोमोसोम्स है ना वो कॉम्पैक्ट मीन्स कंडेंस होते जा रहे हैं, थ्रू आउट लैप्टोटीन फेज वो कंडेंस होते रहेंगे। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड जाइगोटीन। देखो, मीन्स जो प्रोफेज 1 हुआ है जिसमें जो लैप्टोटीन है, लैप्टोटीन स्टेज के बाद जाइगोटीन स्टेज आएगी। तो जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। देखो, पैकाइटीन में तो वो लैप्टोटीन में तो वो कंडेंस हुए। ठीक है, अब जाइगोटीन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है ना वो पेयर होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो आपस में पेयर होंगे और इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस बोलेंगे। मीन्स क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्स बन रहा है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे जिनके बीच में साइनेप्सिस हो रहा है उनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex। देखो, इसका मतलब क्या है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोग्राफ्स बनाए, तो हमको पता चला कि जो क्रोमोसोम साइनेप्सिस है, जो क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्स बन रहा है वो किसकी हेल्प से बन रहा है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से बन रहा है। ठीक है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ही उन क्रोमोसोम्स को साथ में रखे हैं। तो द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट और टेट्राड। ये जो कॉम्प्लेक्स बना ना, इस कॉम्प्लेक्स को हम बाइवेलेंट या टेट्राड बोल रहे हैं। देखो क्या हुआ है, ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये जो है जो क्रोमोसोम्स इनके बीच में साइनेप्सिस हो रहा है। ठीक है, साइनेप्सिस हो रहा है इनके बीच में। किसकी हेल्प से हो रहा है साइनेप्सिस, ये किसकी हेल्प से जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बाइवेलेंट भी बोलते हैं क्योंकि 2 क्रोमोसोम है, या फिर टेट्राड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स हैं इसीलिए। चलो, अब हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। ये जो बाइवेलेंट है ना ये और ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा नेक्स्ट स्टेज में। तो द फर्स्ट 2 stages of प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकाइटीन। तो देखो, जो लैप्टोटीन और जाइगोटीन है ना ये पैकाइटीन से छोटी है। ठीक है, मीन्स कम टाइम में हो जाती हैं ये। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatids ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राज। देखो, अभी हमने देखा ये बने तो जाइगोटीन में है, लेकिन और ज़्यादा क्लियरली विजिबल कहाँ होंगे, ये पैकाइटीन में क्लियरली विजिबल होंगे। मीन्स क्लियरली जो है हमको टेट्राड पैकाइटीन में दिखेगा।
दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन रहा है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहे हैं। ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं क्या? द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। मीन्स इस जगह जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। देखो ये कैसे हो रहा है मैं बताती हूँ, है ना। हम बस ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये है और ये है, हम दो क्रोमोसोम अब हम अलग अलग कलर में लेंगे। रुक जाओ, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम बना लिया, ठीक है। तो यही जो ये क्या हुई है? ये क्रॉसिंग ओवर हो गई है। ये जो येलो दिख रहा है ना, ये क्रॉसिंग ओवर हुई कहाँ है? क्रॉसिंग ओवर जिस जगह हुई है उसको हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे। जो येलो कलर है वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर क्या है? यहाँ पे एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किनको बोलते हैं? जो आपस में साइनेप्सिस करके टेट्राड बनाए। Crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase। देखिए जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? इसमें रिकॉम्बिनेज यूज़ होता है। नाउ क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। आखिर ये जो क्रॉसिंग ओवर है उससे हो क्या रहा है? इससे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स। देखो दोनों क्रोमोसोम्स पे अलग अलग जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो जब इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड, जब ये पास पास में आए साइनेप्स करके, फिर इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बना, क्रॉसिंग ओवर हुई, तो इससे क्रॉसिंग ओवर से हुआ क्या? जो जेनेटिक मटेरियल है ना उसका रिकॉम्बिनेशन हुआ है, समझ रहे हो? एक्सचेंज हो गया है। जो ब्लू पे था वो रेड क्रोमोसोम पे आ जाएगा, जो रेड क्रोमोसोम पे था वो ब्लू क्रोमोसोम पे आ जाएगा। देखो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन। देखो जैसे ही पेकाइटिन खत्म हो गया ना, रिकॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखो जिस जगह से क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ से ये क्रोमोसोम्स जुड़े रहेंगे, ठीक है। अभी तक जुड़े हैं, अभी हम देखेंगे। देखो क्रॉसिंग ओवर करके बताती हूँ मैं क्या हुआ है। ये है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना क्रॉसिंग ओवर हो गया है। इनको अलग अलग देखें ना, अगर हम मान लो ये रेड जो क्रोमोसोम है वो अब ऐसा है, मीन्स जो ब्लू का जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक्स पे आ गया है, और जो रेड पे जेनेटिक मटेरियल था वो ब्लू पे आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी पेकाइटिन में क्या है? पेकाइटिन में ये साथ में है, ठीक है। पेकाइटिन स्टेज में अभी ये साथ में है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है ये वहीं पे हैं, वहीं से जुड़े हुए हैं। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देखो अब ये पास में थे क्यों? आखिर पास में इसलिए थे क्योंकि उनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो पास में था। अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा? ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ना वो डिसोल्यूशन मीन्स डिसॉल्व होने लगेगा। जैसे डी से कैसे याद रखना है? डी से डिप्लोटीन, डी से डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवैलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर। देखो बीच में से जो साइनेप्टोनिक कॉम्प्लेक्स था वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स है ना वो दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी वो क्रॉस ओवर वाली जो जगह थी ना वहाँ से जुड़े हुए हैं। देखो कैसी है मैं बताती हूँ, ठीक है।
इसमें थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो पेशेंस रखो भाई। देखो ये दूर दूर हो गए हैं, ठीक है, बट अभी भी जहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुआ है ये उस जगह से जुड़े हुए हैं। तो दीज एक्स शेपेड स्ट्रक्चर, ये जो एक्स शेपेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्याइज्माटा बोलते हैं। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, ये जब दोनों क्रोमोसोम्स दूर दूर हुए तो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना। इसी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को काइज्माटा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, कियाज्माटा बोल रहे हैं। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। देखो कुछ वर्टिब्रेट्स की जो oocytes होती है ना वो डिप्लोटीन स्टेज में रहती हैं कई मंथ्स तक और कई ईयर्स तक। द फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। देखो फाइनल स्टेज जो थी वो डाइकाइनेसिस थी। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। इसमें क्या होगा, ये जो कियाज्माटा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ना वो अलग अलग हो जाएंगे। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। देखो इस फेज में क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना वो फुली कंडेंस्ड हो चुके हैं, ठीक है, और म्यूटिक स्पिंडल भी असेंबल हो गए हैं। म्यूटिक स्पिंडल क्या करेंगे, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ना इनको अलग अलग कर देंगे। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन। हमने उसमें भी देखा था जब प्रोफेज खत्म हो रही थी क्या हो रहा था, जो भी न्यूक्लियर एनवेलप था वो भी खत्म हो गया था, जो ऑर्गेनेल्स थी वो भी खत्म हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाती है। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मीन्स वही है, अब डाइकाइनेसिस खत्म होगा और मेटाफेज चालू होगा। देखो तो मैं बना के बताती हूँ डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है ना ये अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। ये इस पे ये रेड वाला पार्ट आ गया और जो रेड उस पे ब्लू वाला पार्ट हो गया। देखो तो एक्सचेंज हो गया ना, जेनेटिक मटेरियल के लिए एक्सचेंज हो गया। अब चलो आगे चलते हैं हम मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, द वाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे वहाँ होता था मेटाफेज में जो इक्वेटोरियल प्लेट है वहाँ पे आके क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते थे, अब यहाँ पे तो वाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है ना हमारे पास, तो ये अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म from the opposite poles of the spindle attached to the kinetochore of homologous chromosomes। देखो क्या होता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, जो क्रोमोसोम्स थे उनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स आके अटैच हो गए थे, ठीक है। देखो मैं बना के बताती हूँ कैसे। ये मान लो ये सेल है, अपने पास म्योसिस में क्या है, अपने पास ना होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बना के बताती हूँ। ये जो है ना ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऐसे ये अरेंज्ड हैं। कहाँ पे अरेंज्ड है, ये इक्वेटर पे अरेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, यहाँ पे अपने पास सेंट्रियोल होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रियोल होगा जिससे एस्टर्स निकले होंगे और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स होंगे जो कि काइनेटोकोर से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। ऐसा ही इस तरफ भी होगा। आई बात समझ में, ये कहने की कोशिश कर रहा है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल, ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। तो द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ऑब्वियसली हमने देखा था कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ना उनके काइनेटोकोर से अटैच्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, तो इनसे स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हुए होंगे। आया समझ में। अब हम आगे चलते हैं। देखो
एनाफेज 1 पढ़ेंगे। एनाफेज 1 क्या होता है? द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे वो अलग अलग हो जाएंगे, वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। लेकिन अभी भी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना वो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है। देखो हम देखेंगे ये एनाफेज 1 है। देखो ये जो है सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग हुए हैं, ठीक है। इनकी सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है ना वो अभी भी साथ में ही है। फिर देखो टीलोफेज 1, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर। देखो जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी वो वापस आ जाएगी। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस फॉलोज, और डायट्स ऑफ सेल्स मीन्स एक सेल से मिलके 2 सेल्स बन जाएंगी। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्शन। देखो बहुत सारे केसेस में जो क्रोमोसोम्स है ना वो डिस्पर्स करेंगे, मीन्स डिस्पर्शन की प्रोसेस करेंगे। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। देखो जो इंटरफेस का न्यूक्लियस होता है ना वो एक एक्सटेंडेड स्टेट है, मीन्स उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो उसमें नहीं जाते, एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो बीच की ही स्टेज में रह जाते हैं। तो ये जो स्टेज है बिटवीन 2 मेयोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, ठीक है, एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। तो ये जो 2 मेयोटिक डिवीजन के बीच की जो जगह मीन्स बीच का जो टाइम है ना उसको हम इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं, ठीक है, एंड इज़ जनरली शॉर्ट लिव्ड। तो ये स्टेज जो है वो बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है, ठीक है। नाउ देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। जो इंटरकाइनेसिस का टाइम है ना उस टाइम पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? डीएनए रेप्लिकेशन तो इंटरफेज में होता है। ओके, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। फिर इंटरकाइनेसिस होगा और उसके बाद प्रोफेज 2 होगी। अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। ये ना प्रोफेज 1 से बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम मियोसिस 2 के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या बोल रहा है वो। प्रोफेज 2 में मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जैसी साइटोकाइनेसिस हुई मियोसिस 2 तुरंत ही चालू हो जाती है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड। देखो मीन्स अभी जो क्रोमोसोम्स है ना वो फुली इलोंगेटेड हो ही नहीं पाए और मियोसिस 2 चालू हो जाएगी। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिसेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। देखो मियोसिस 1 जैसी नहीं है ये जो मियोसिस 2 है ना ये नॉर्मल माइटोसिस जैसी ही होती है, वैसे ही रिसेंबल करते वैसे ही दिखेगी। इसमें क्रोमोसोम नंबर भी सेम होंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। देखो एट द एंड ऑफ प्रोफेज 2 हमने पढ़ा था प्रोफेज 2 के ख़त्म होते होते या प्रोफेज के ख़त्म होते होते जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो डिसअपियर कर जाती है और क्रोमोसोम्स जो है वो वापस से कॉम्पैक्ट हो गए हैं। द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। तो अब हम मेटाफेज 2 देखेंगे। इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। इस स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आ जाएंगे एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द कैनेटोकोर्स, ठीक है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे ऑपोजिट पोल्स, स्पिंडल के ऑपोजिट पोल्स से ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके कैनेटोकोर्स से अटैच हो जाएंगी, ठीक है। देखो हम फिगर से समझेंगे, फिगर ऊपर वाला फिगर भी अभी हम देखेंगे। अभी क्या है प्रोफेज 2 है, ठीक है, प्रोफेज 2 है। ये देखो नॉर्मली ये कुछ नहीं, कंडेंसेशन हो गया है। मेटाफेज 2 में ये है अलोंग इक्वेटर के अलोंग अरेंज हो गया है। एनाफेज 2 जो है ये एनाफेज 2 जो है उसमें क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना वो अलग अलग हो गई हैं, ठीक है। देखो मेटाफेज 2 में ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल है, मीन्स ये स्पिंडल फाइबर है, ये यहाँ पे काइनेटोकोर से अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये जो काइनेटोकोर से अरेंज्ड है तो इसके बाद क्या होगा एनाफेज में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये दोनों आपस में अलग अलग होके ऑपोजिट पोल्स में चली जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वही है सेल का डिवीज़न होता है और टीलोफेज 2 स्टेज होती है वो, ठीक है। देखो हम देखते हैं आखिर हुआ क्या है, एक मिनट, ठीक है। मियोसिस एंड्स विथ टीलोफेज 2। अच्छा मैंने सेल बोला है, सेल नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये जो है देखो यहाँ पे भी 2 जेनेटिक मटेरियल बन गए ना, एक ये बन गया एक ये बन गया, तो अब जाके क्या होगा ये डिवाइड कर जाएगा और हमारे पास 2 जेनेटिक मटेरियल बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, ठीक है।
तो म्यूसिस एंड्स विद टीलोफेज 2, म्यूसिस खत्म होती है टीलोफेज 2 के साथ, इन विच 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें क्या है 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बन गए हैं, वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वापस से फिर से उनके अराउंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप होती है, आ जाती है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, और टेट्राड ऑफ सेल्स बन जाता है। ठीक है, समझ में आई, मीन्स 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनी है। देखो हम फिगर से समझेंगे, हमारे पास म्यूसिस 1 में 2 सेल्स बन गई थी, अब म्यूसिस 2 में 2 से 4 बनेंगी, क्यों, क्योंकि म्यूसिस 2 जो है वो माइटोसिस जैसा है, तो ये प्रोफेज 1 हुई। अब ये इक्वेटर पे आ गए तो ये मेटाफेज हुई, ये पोल्स पे चले गई सिस्टोक्रोमेटिड तो ये एनाफेज हुई, उसके बाद में ये टीलोफेज हुआ, स्टेज हुआ, और फिर सेल डिवाइड करके ये जो न्यूक्लियस से डिवाइड करके 2 पार्ट में डेवलप हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे एक बार, हम यहाँ पे ये फिगर समझ लेते हैं। म्यूसिस 1 में क्या हुआ था, म्यूसिस 1 में ये प्रोफेज 1 स्टेज है, इसमें ना जो कंडेंसेशन हुआ है, जो क्रोमोसोम्स है वो कॉम्पैक्ट हुए हैं। मेटाफेज में क्या हुआ है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर पे आके अलाइन हो गए हैं। एनाफेज में वही हुआ है, ये जो पोल्स पे हैं, पोल्स पे क्रोमोसोम चले गए हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हुआ है। अभी सिस्टर क्रोमेटिड्स तो साथ में ही है। म्यूसिस 2 में क्या हुआ था, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए थे। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स तो पहले ही अलग हो गए हैं। वही है, फिर टीलोफेज स्टेज आती है और जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बना लेता है, मीन्स 2 क्रोमोसोम मटेरियल बन गए हैं हमारे पास। अब हम आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस, हम पेन चेंज करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस में क्या है, म्यूसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अचीव्ड। देखो म्यूसिस से हम क्या हो रहे हैं, तो हमारा जो सारी जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है हर स्पीसीज का, किसी में 14 है, किसी में 18, किसी में 24, तो ये जो क्रोमोसोम नंबर है ना, ये कंजर्व हो सके, मीन्स जैसे एक मान लो कोई स्पीसीज, चलो ह्यूमन, हम ह्यूमन की बात करते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो पेरेंट में अगर 46 क्रोमोसोम है तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही हों। ऐसा करने के लिए हमको म्यूसिस की ज़रूरत पड़ती है अक्रॉस जनरेशन्स इन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जो ऑर्गेनिज्म सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग होंगे वहाँ म्यूसिस की ज़रूरत पड़ेगी, इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। लेकिन देखो इस प्रोसेस में हम पैराडॉक्सिकली क्या है, देखो इस प्रोसेस में तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं ना, हाफ होते थे ना, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते थे ना, बन रहे थे, लेकिन फिर भी हम इनको बोल रहे हैं कि म्यूसिस ही क्रोमोसोम नंबर अचीव करवा रहा है, लेकिन भाई इसमें तो क्रोमोसोम हाफ होते थे। ये थोड़ा पैराडॉक्स होता है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत है। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। देखो क्रॉसिंग ओवर हुई थी इसलिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी बढ़ गई है इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। वही है कि जो पॉपुलेशन है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ था। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन होने के लिए वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे समरी में अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हमने अभी देखा था कि सेल थ्योरी क्या बोलती है, जो सेल से कहाँ से अराइज हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से हैं। द प्रोसेस बाय विच दिस अकर्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। देखो ये जो नई सेल्स बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं, सेल डिवीजन से बन रही हैं। एनी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। देखो कोई भी जो सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है अपनी लाइफ वो सिंगल सेल जाइगोट से चालू करता है। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ साइकिल। देखो जैसे अपन मानते हैं जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मेच्योर हो गया तो क्या सेल डिवीजन रुक जाएगी इसको बॉडी में, नहीं। सेल डिवीजन जो है ना अपनी पूरी चलती रहती है कंटिन्यूस ना, अपनी पूरी लाइफ साइकिल तक वो कंटिन्यू रहती है, सेल डिवीजन होता रहता है। दिस स्टेज
through which a cell passes from one division to the next is called a cell cycle। देखो ये जो स्टेज चल रही है ना, जिसमें सेल जो है उसने एक बार डिवीज़न किया, फिर दूसरी बार डिवीज़न किया, फिर तीसरी बार डिवीज़न किया, एक साइकिल जैसा बन जाता है, तो हम इसको सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल इज डिवाइडेड टू फेजेस में डिवाइडेड थी, एक इंटरफेज था और एक माइटोसिस था, मीन्स एम फेज था। इंटरफेज में क्या हुआ था कि जो सेल डिवाइड करेगी ना, उसके लिए प्रिपरेशन भी तो करनी है यार। तो इंटरफेज में वही है, पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीज़न, और माइटोसिस में वो डिवाइड करेगी। तो द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीज़न, ये एक्चुअल पीरियड है सेल डिवीज़न का। इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइड टू, तो इंटरफेज वही है, G1 S G2 में डिवाइडेड है। G1 में क्या होगा, G1 फेज इज द पीरियड व्हेन द सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। G1 में क्या होगा, जो सेल है हमारी वो ग्रो करेगी और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज, मीन्स जीवन में ही बहुत मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनल्स रहेंगी ना, उनका डुप्लीकेशन हो जाएगा जीवन में ही। एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ DNA रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। देखो एस फेज में क्या होगा, DNA रेप्लिकेशन होगा और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन भी होगा। ऐसा ही माइटोसिस में भी होता था, ठीक है। देखो माइटोसिस में क्या क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ था, माइटोसिस में सिर्फ DNA रेप्लिकेशन हुआ था और सिंथेसिस हुई थी DNA की। ये मियोसिस में डुप्लीकेशन हुआ है। G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। देखो G2 फेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है। माइटोसिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस। देखो माइटोसिस भी 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्रोमोसोम कंडेंसेशन अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज। देखो हमने अभी देखा प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, तो ये वही बोला है क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ठीक है। साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। देखो इसी के साथ साथ क्या करेंगे, जो सेंट्रियोल्स है ना वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट अपीयरिंग। देखो प्रोफेज में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये ना डिसअपियर होना चालू कर देते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो स्पिंडल फाइबर्स है ना वो आना स्टार्ट कर देते हैं। मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स और द इक्वेटोरियल प्लेट। देखो मेटाफेज में क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम्स थे ना वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर्स डिवाइड एंड द क्रोमैटिड्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स टू ऑपोजिट पोल्स। देखो एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर था ना, सेंट्रोमियर जो दो क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखा था, वो सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और जो क्रोमैटिड्स जो है ना वो दो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगती हैं। वंस द क्रोमैटिड्स रीच द 2 पोल्स, जैसे ही जो क्रोमैटिड है पोल्स तक पहुँचेंगे तो क्या होगा, क्रोमोसोमल एलोंगेशन स्टार्ट, मीन्स जो कंडेंसेशन हुआ था ना वापस से डिकंडेंसेशन होगा। और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस आ जाएंगे। इस स्टेज को हम टीलोफेज स्टेज बोलते हैं, मीन्स यहाँ पे प्रोफेज जो है वो ख़त्म हो रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन इज देन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। देखो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, एंड इस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, मीन्स हमको इसको साइटोकाइनेसिस बोले हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। Mitosis thus is the equivalent division in which the chromosome number of the parent is conserved in the daughter cell। देखो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है पेरेंट्स में और डॉटर्स में वो कंजर्व्ड हैं, ठीक है। हम अब आगे देखेंगे क्या बोल रहा है ये। इन कॉन्ट्रास्ट टू माइटोसिस म्यूसिस अकर्स इन द डिप्लॉइड सेल। देखो माइटोसिस तो है, ठीक है, उसके कॉन्ट्रास्ट में देखें हम तो जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उनमें भी म्यूसिस होती है, विच आर डेस्टिन्ड टू फॉर्म गैमीट्स। देखो जो गैमीट्स बनाएंगी ना ऐसी सेल्स में, ऐसी डिप्लॉइड सेल्स में म्यूसिस होगी। क्यों, क्योंकि गैमीट्स का बाद में जाके फ्यूज़न होना है। तो इट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन सिंस इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ वाइल मेकिंग द गैमीट्स। इसका हम रिडक्शन डिवीजन क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब गैमीट बनता है तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो रहा है। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हेन द 2 gametes fuse the chromosome number is restored to the value in the parent। देखो ये मान लो सेल है, इसने गैमीट बनाए, ठीक है। अब ये जो गैमीट है ना और ये जब जाके फ्यूज़ करेंगे ना, मान लो फ्यूज़ करे तो एक नई सेल बनेगी, ठीक है, डिवाइड करेगी, ग्रोथ होगी, एक नई सेल बनेगी। तो ये जो
फ्यूज़ करे तो इसमें क्या है, जो भी जैसे हमारा पेरेंट सेल डिप्लॉइड था, इसने म्यूसिस करके हैप्लॉइड बनाई, फिर इनका जब ये फ्यूज़न हुआ ना तो ये वापस डिप्लॉइड बन गया, वही रीस्टोर हो गया ना, क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो गया। म्यूसिस भी 2 फेजेस में डिवाइडेड है, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2। इन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर टू फॉर्म बाइवेलेंस। देखो जब म्यूसिस 1 हो रही है तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर बना के बाइवेलेंट्स बना ले रहे थे, ठीक है, और उसके बाद उनमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा था एंड अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। म्यूसिस 1 हैज़ ए लॉन्ग प्रोफेज। म्यूसिस 1 का जो प्रोफेज है ना वो लंबा है, ठीक है, विच इज़ डिवाइडेड फर्दर इनटू, जो फर्दर 5 फेजेस में डिवाइडेड है। हमने कैसे याद करा था, ला ज़रा पानी दे दे, डेट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग मेटाफेज 1 ये जो बाइवेलेंट्स जो होते थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद एनाफेज 1 आएगा। एनाफेज में क्या होगा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे ना वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे विद बोथ देयर क्रोमैटिड्स, मीन्स अपने दोनों क्रोमैटिड्स के साथ वो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। ईच पोल रिसीव्स हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल, मीन्स हर एक पोल पे जो क्रोमोसोम पहुंचा है वो कितना क्रोमोसोम पहुंचा है, वो पेरेंट सेल से आधा क्रोमोसोम नंबर पहुंचा है। इन टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 में क्या हुआ था, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस वापस से रीअपेयर कर जाती हैं। म्यूसिस 2, जो म्यूसिस 2 है वो माइटोसिस जैसी ही सेम होती है, लेकिन एनाफेज 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। दस एट एंड ऑफ म्यूसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स और फॉर्म, मीन्स जैसे ही म्यूसिस ख़त्म होगी और 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। ये पूरा चैप्टर है सेल डिवीज़न का जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे ही एनसीईआरटी में जो अंडरलाइन किया है इसी का दोबारा रिवीजन करना है। डेट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।